ओके स्टूडेंट्स, आपका स्वागत तो मैंने कर लिया है। सो राइट नाउ जो आज के दिन का आज का जो लेक्चर है उसका जो अहम मुद्दा है, द मेन थिंग्स, वो मैं एक्सप्लेन करना स्टार्ट करता हूँ। ओके सो आज मैं आपको क्या एक्सप्लेन करने वाला हूँ, लेट्स गेट इनटू दैट। ऑलमोस्ट ऑल ऑफ यू, आप में से सभी लोग, जैसे ही आपकी पढ़ाई लिखाई खत्म हो जाएगी, ओके, यू विल टेक अप अ जॉब समवेयर। कहाँ ना कहाँ पे कोई ना कोई नौकरी करने जाएगा, या तो हो सकता है कोई बॉस बन जाएगा और अपनी खुद की कंपनी स्टार्ट कर लेगा, अपनी खुद की फर्म वो स्टार्ट कर सकता है, दुकान वो स्टार्ट कर सकता है। मतलब या तो आप खुद के बॉस बनो या तो किसी बॉस के नीचे काम करो। These words that you see in front of you, Provident Fund, the first one. Second is contribution to Provident Fund. Third, Provident Fund investment. And fourth, interest on Provident Fund investment. ये टेक्निकल भाषा है। ये आप आपके फ्रेंड के साथ में, आपके मित्र के साथ में, आपके दोस्त के साथ में व्हाट्सएप पे इसका कम्युनिकेशन नहीं होता है, इंस्टाग्राम पे इसका पोस्ट नहीं होता है। सो these are very specific to the language of commerce. Okay, but very important, इसकी जो नॉलेज है और इसका जो वर्किंग है, इफेक्ट ये सबको करता है, भले आप बॉस हो या आप किसी बॉस के नीचे काम करते हो। सो व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग राइट नाउ टू यू टुडे, द मीनिंग ऑफ दीज पर्टिकुलर वर्ड्स। प्लीज नोट, ऐसा नहीं है लेक्चर के बाद में भूल जाना, एब्सोल्युटली नॉट। ऑल ऑफ योर पेरेंट्स आर आइदर वर्किंग अंडर समवन और दे आर द बॉसेस ऑफ पर्टिकुलर फर्म। तो ये जो वर्ड्स है उनको भी इफेक्ट करता है। सो इट वुड बी वेरी गुड एज अ कॉमर्स चाइल्ड, आपको भी इनका मतलब समझे। ओके, वेरी क्विकली, ये जो वर्ड्स है आएंगे कहां पर? अभी ऑब्वियसली फाइनल अकाउंट्स कर रहे हैं ना, तो ये आपके क्वेश्चन में आएंगे, क्वेश्चन के ट्रायल बैलेंस में ये आने वाले हैं। ओके, तो ये एडजस्टमेंट्स नहीं है, फाइन, ये ट्रायल बैलेंस में आएगी। और ट्रायल बैलेंस में से आपको क्या सीखना है कि लिखे कहां पर 1 2 3 4 अगर ये आता है, क्योंकि राइट नाउ तो आपको यू हैव नो आइडिया ये फैक्ट्री से कनेक्टेड है, ऑफिस से कनेक्टेड है, फ्यूचर से कनेक्टेड है, कोई आइडिया नहीं, नो प्रॉब्लम्स ना। दैट इज द रीजन मैं ये स्पेसिफिकली आपको पढ़ाने के लिए एक्सप्लेन कर रहा हूं। सो लेट्स अंडरस्टैंड द पोस्टिंग फॉर दीज वर्डिंग्स। अगेन, हमेशा की तरह डायरेक्टली एक्सप्लेनेशन में जंप नहीं मारता हूं मैं। आई विल फर्स्ट गिव यू अ लिटिल बैकग्राउंड कि दुनिया कंपनी के हिसाब से चलती किस तरह है। ओके, सो नॉर्मली हर बिजनेस में, कंपनी में या गवर्नमेंट एस्टैब्लिशमेंट में रिवाज क्या है? ओके, चलता किस तरह है, कौन काम लेता है, कौन काम करवा के देता है। सो लेट्स अंडरस्टैंड दैट। ओके, तो एक कंपनी है, एग्जांपल के लिए ये कौन है, थोड़ा थोड़ा करके इसको क्रिएट कर लेते हैं, बॉस है। ओके, दो आंखें आ गई, मुंह आ गया, थोड़ा रूखा सूखा है, हो सकता है आज घर पर उसका खाना अच्छा नहीं बना होगा, बीवी से थोड़ा झगड़ा हो गया रहेगा। ओके, तो इनका नाम क्या है? मिस्टर कामलो। समझ जाओगे ना, क्योंकि सभी से उसको काम करवा के लेना है इसके लिए। ओके, तो मिस्टर कामलो और दूसरा कैरेक्टर हमारे कहानी का कौन है? बड़ा खुश मिजाज आदमी है, मस्त आदमी है। ओके, ये कौन है? ये या तो वर्कर है, ये या तो एम्प्लॉई है, या तो कामगार है, आपको जो बोलना है। ओके, मिस्टर कामलो इससे काम करवा के लेने वाले हैं। ओके, इसका नाम क्या है? मस्त मैन। ओके, मस्त रहता है। ओके, अभी ये क्योंकि मस्त रहता है उसके वजह से गड़बड़ी क्या होती है वो हम लोग थोड़ा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, तो यहां पर चक्कर क्या चलता है, लेट्स अंडरस्टैंड दैट। ओके, सो फॉर दैट, सो मिस्टर कामलो काम निकलवाता है मस्त मैन से, फ्री का नहीं होता। आगे पढ़ते हैं। एम्प्लॉय काम करता है कंपनी के लिए। ओके, फिर ये चक्रव्यूह पूरा कैसे होता है? बॉस मस्त मैन को पेमेंट करता है, पगार। तो दिस पर्टिकुलर चक्कर ऑलमोस्ट हर कंपनी के अंदर चलता ही है। एम्प्लॉइज पुट इन देयर हार्ड वर्क and their hard work is recognized by the boss, by the CEO, by the board of directors, by making a payment every month. Okay, that is how it works out everywhere. Let's take the story a bit ahead. Okay, हमारी आगे की कहानी। बॉस वही है, अभी तक थोड़ा रूखा सूखा है उसका मुंह, क्योंकि उसका जेब खाली हो रहा है ना, इसके लिए उसको पैसे देने पड़ रहे हैं।
ओके, मिस्टर कामलो आ चुके हैं, मिस्टर मस्तमैन आ चुका है। इनके दो के बीच में होता क्या है? पेमेंट होता है हर मंथ में। सो इट सेज बॉस एवरी मंथ पेज द एम्प्लॉई फॉर द हार्ड वर्क ही डज। ओके, आगे कहा है एग्जाम्पल 20,000 का पगार दिया जाता है। अभी बॉस की जेब से निकलता 20,000, बट क्या मिस्टर मस्तमैन के जेब में जाता 20,000 है? नहीं। ओके, कितना जाता है? एग्जाम्पल सो लिखा है मैंने, इन हैंड मिलता है 18,000। अभी ऑब्वियसली अगर आप 20,000 के लिए काम करोगे और बॉस आपको सिर्फ 18,000 देगा तो आपका भी मूड कोई अच्छा नहीं रहेगा। यू विल बी अनहैप्पी अबाउट इट। यू विल से मैंने काम तो 20,000 का किया है तो मेरे को कम पगार क्यों मिला है? यू विल आस्क फॉर अ जस्टिफिकेशन, रीजन आप डेफिनेटली पूछोगे बॉस से। ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड द साइंस बिहाइंड दिस कि ये चक्कर क्यों चल रहा है और यहाँ पे 2,000 क्यों काटा गया है। नाउ एग्जाम्पल सोचो, ये जो मिस्टर मस्त मैन है ना, ये थोड़ा मस्त आदमी है, मतलब द मोमेंट उसके हाथ में पैसे दे देते हैं, ओके, करता क्या है, शॉपिंग मॉल में जाता है, फट करके उड़ा देता है। खर्चा करने में आपको 100 बहाने मिल जाएंगे। रस्ते पे 5 मिनट चल लो, आपको 20 एडवर्टाइजमेंट्स दिखाई देंगे खर्चा करने के लिए। बचत करने के लिए कोई कहता नहीं है। इट इज डिफिकल्ट टू सेव, इट इज अ लॉट इजी टू स्पेंड। ओके, तो मिस्टर मस्तमैन यही करता है, पगार मिल गया फट से खर्चा कर लिया। ओके, सो गवर्नमेंट ने कुछ कायदे बनाए हैं ताकि एम्प्लॉइज जो जब जवान होते हैं और अपना हार्ड वर्क करते हैं, वो हार्ड वर्क से जो पैसा कमाते वो पूरा पैसा उड़ाए नहीं, क्योंकि बूढ़ा तो सबको होना है ना। अगर बूढ़ा हो जाएगा तब मेडिकल का बिल कौन भरेगा? ओके, तब अगर हॉस्पिटलाइज हो गए तो कौन टेक केयर करेगा? ओके, डू यू थिंक चिल्ड्रन विल डू दैट? इट्स अ बिट डिफिकल्ट। सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी होती है। सो द एम्प्लॉई हैज टू मेक श्योर कि उसकी कमाई में से थोड़ा पैसा बच जाए। तो सरकार ने यहां पर क्या नियम बनाए हैं, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। ओके, सो गवर्नमेंट कहती है बॉस को कि 20,000 में से पैसे काटो। कितने पैसे काटो? हमारे एग्जाम्पल में 2,000। इसके लिए मस्त मैन को अपने हाथ में मिला कितना? 18,000। 2,000 कट गया, बॉस ने काट दिया। अभी वो 2,000 उड़ के गया किधर? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। सरकार ने, ओके, सो यू सी दिस वंडरफुल बिल्डिंग हियर, ये सरकार की बिल्डिंग है। उन्होंने क्या कानून बनाया है? लॉ। उन्होंने एक कानून बनाया है जिसका नाम है प्रोविडेंट फंड। व्हाट इज अ प्रोविडेंट फंड? एक डिब्बा है, इट्स लाइक अ पिगी बैंक। इसमें पैसा जमा होता है। ओके, बॉस हर महीने, कीप दिस इन माइंड, हर साल नहीं, हर महीने ये एग्जाम्पल में 2,000 निकालेगा, प्रोविडेंट फंड में डालेगा। किसका 2,000? एम्प्लॉई का 2,000 डालेगा। ओके, अभी सरकार ने क्या जिम्मेदारी बॉस के ऊपर डाली है? ये 2,000 काटना बहुत सिंपल है, उसकी जेब से थोड़ी जा रहा है, बॉस की जेब से, ये तो वो एम्प्लॉई की जेब से जा निकाल रहा है। बट द बॉस हैज टू फ्रॉम हिज ओन पॉकेट, बिकॉज ऑफ रूल्स, वो मना नहीं कर सकता। जितना पैसा वो एम्प्लॉई की जेब से काटता है उतना ही अपनी जेब से उसको ये प्रोविडेंट फंड में भी जमा करना पड़ता है एम्प्लॉई के भविष्य के लिए। सो लेट्स सी। ओके, तो वो भी इसके लिए ना चिढ़ा हुआ है ना, वो इसके लिए क्योंकि उसको पैसे देने पड़ रहे। उसका नाम क्या है? लेट्स अंडरस्टैंड दैट। कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड 2,000। तो बॉस ने अपनी जेब से 2,000 डाला, एम्प्लॉई के पगार से 2,000 काट लिया। हाउ मच इज कलेक्टेड इन प्रोविडेंट फंड? 4,000। वेरी सिंपल। ओके, अभी ये पैसा जमा कौन करता है? बॉस। 4,000 बॉस ने रख लिया। ओके, उसका खुद का नहीं है, प्लीज कीप दिस इन माइंड। प्रोविडेंट फंड का पैसा उसका नहीं है, एम्प्लॉई का ही है। ओके, जब वो रिटायर करेगा पूरा पैसा एम्प्लॉई को मिल जाएगा। बॉस करता क्या है? बिकॉज big companies, Tata, Mahindras, they have got many employees, lakhs of employees. तो प्रोविडेंट फंड में उनके पास करोड़ों रुपया होता है। They cannot keep it, कोई मतलब नहीं होता। वो पैसा वो इन्वेस्ट करते हैं। कौन इन्वेस्ट करता है? बॉस। कहां पर? प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट। ओके, बिकॉज अगर बॉस एक सियाना आदमी है, स्मार्ट आदमी है, ओके, ही नोज व्हाट टू डू विथ मनी, सो वो पैसा इन्वेस्ट करेगा। वही 4,000 अभी इन्वेस्टमेंट बन चुका है। जब एम्प्लॉय रिटायर करेगा तब देख लेंगे हम
तभी तक तो पैसा यूज कर सकते हैं ना, तो बॉस इसको यूज करेगा और उसको नाम देता है वो प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट। द सेम 4000 हैज गॉन। नाउ द मोमेंट आप इन्वेस्ट करते हो पैसा, डू यू नो वो इन्वेस्टमेंट सेम रहता है कि बढ़ता है? आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। पैसे कहां पर भी डालो, आप बैंक में डालो, कुछ तो एक्स्ट्रा मिलेगा। तो क्या एक्स्ट्रा मिलेगा? इंटरेस्ट। तो इसके ऊपर इंटरेस्ट एक्स्ट्रा मिलता है, जिसका नाम है इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट। मैंने एग्जाम्पल दिया है, ये 4000 लिया, इन्वेस्ट कर दिया, तो इंटरेस्ट पैदा हो गया, कितना? 400। मतलब प्रोविडेंट फंड से ये कहानी स्टार्ट हुई, वो बन गई प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, और फिर उसके ऊपर जो फल पैदा हुए उसका नाम है इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, 400। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूरा स्टोरी मैं क्यों समझा रहा हूं? सो दैट यू अंडरस्टैंड कि इसमें जो 4 अलग अलग फ्रेजेस है उसका करना क्या है। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड दैट वन बाय वन। फर्स्ट, प्रोविडेंट फंड क्या है? इट इज अ लाइबिलिटी। क्यों? क्योंकि ये बॉस का पैसा नहीं है, ये एम्प्लॉई का पैसा है। फ्यूचर में ये पैसा पूरी तरह से एम्प्लॉई को पे किया जाएगा। एक महीने में 4000, एम्प्लॉई अगर 10 साल काम करता है, 10 साल में देयर आर मेनी मेनी मंथ्स, ये 4000 आप मल्टीप्लाई करोगे तो इट बिकम्स लैक्स ऑफ रुपीज। सो नेक्स्ट, कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस। क्यों? क्योंकि ये बॉस का खर्चा है, फैक्ट्री के साथ में इसका कोई कनेक्शन नहीं है, therefore it goes to profit and loss. Third, प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट क्या है? एसेट। ये एसेट क्यों है? क्योंकि जब तक एम्प्लॉय रिटायर नहीं करता, अभी एम्प्लॉयज थोड़ी कल परसों रिटायर करेंगे, वो तो 10-15 साल के बाद करेंगे ना, तब तक बॉस ये पैसा अपना समझ के रख लेगा। ओके, अपना समझ के रखेगा, इसके लिए एसेट। एंड द लास्ट जो थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, ये क्या होता है? लेट्स अंडरस्टैंड दैट। So this is a liability. Now let's understand क्यों ये liability है? क्योंकि ये जो 400 रुपया है ये किस पे पैदा हुआ है? ये 4000 पे। डोंट से बट नहीं सर ये तो इन्वेस्टमेंट पे पैदा हुआ। इन्वेस्टमेंट का पैसा कहां से आया? प्रोविडेंट फंड से। प्रोविडेंट फंड्स मनी बिलोंग्स टू द एम्प्लॉय, therefore the interest earned on it also belongs to the employee. It is a little bit confusing, but please note on the original 4000 400 has been earned. When Mr. Mastman retires, he will ask for 2 things. He will tell the boss, आप कितना भी रूखा सूखा मुंह बना लो, मेरे को मेरा 4000 दो और उसके ऊपर जो 400 है वो भी मुझको चाहिए। So provident fund is a liability and interest on provident fund investment is also a liability. It's a long story, I fully understand, okay, but it is required for you to understand as commerce students कि ये जो wordings है इनका मतलब क्या होता है। हमारे आज के सम के दौरान हम इसके ऊपर खास ध्यान देंगे और इसका हम सॉल्यूशन आज रेडी करेंगे। ओके, सो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं हमारा पहला स्टेप आज का, मार्क द ट्रायल बैलेंस। उसके लिए क्वेश्चन का नज़ारा देख लेते हैं। द क्वेश्चन सीम्स क्वाइट नॉट सिंपल, बट ट्रायल बैलेंस का जो साइज है काफ़ी छोटा दिखता है, पर आप एक मुहावरा जानते रहोगे, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। तो आज का ट्रायल बैलेंस है तो छोटा पैकेट, बट बाय द टाइम ये सॉल्व हो जाएगा बड़ा धमाका हो जाएगा दिवाली के पहले ही। लेट्स रीड द सम। स्तुति एंड आराधना आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। इसका ये मतलब होता है कि लेटर ऑन जब आपको नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आता है, आपको वो इक्वली मीनिंग हाफ हाफ डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। ओके, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 एंड अ बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। ओके, इसमें आज तक तो कोई फर्क नहीं आया है। डेबिट साइड पे देख लेते हैं, एक्सप्लेनेशन आपको मैंने दे दी है। प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट एक एसेट होता है। आगे जाने के पहले ये आपको मैं याद दिला देता हूं कि डेबिट में आपको एसेट मिलता है और क्रेडिट में आपको लाइबिलिटी मिलेगा। तो कभी भी इसका क्रॉस कनेक्शन मत करना। ओके, डेबिट में अगर आपको कुछ मिलेगा तो वो एसेट होगा और क्रेडिट में आपको लाइबिलिटी मिलेगा। तो सबसे पहली बात, प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट एक एसेट है, मार्किंग कर देते हैं। कैरेज का मतलब क्या है? कैरेज एक ट्रक होता है, एक टेम्पो होती है जो जा रही है। अभी कहां पर जा रही है?
आपने फैक्ट्री में सामान बना दिया, आपके गुड्स आपने बना दिए, उसको अच्छे से पैक करा दिया और अभी आप उसको मार्केट में कस्टमर के पास डिस्पैच कर रहे हो, मतलब कैरेज आउटवर्ड, बाहर जाना, गाड़ी का बाहर जाना प्रोडक्शन के बाद होता है। इसके लिए इसका जो मार्किंग है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। मशीनरी हमेशा की तरह और आज भी एसेट होगा। इसके नीचे एक अलग सी कहानी है, कहा है एडिशन ऑन 1 Jan 2019 10,000। अभी मुझको ये आपको समझाना पड़ेगा कि ये एडिशन का चक्कर क्या है। राइट नाउ टेंशन ना लो, क्योंकि इतना ही समझो कि ये हिडन एडजस्टमेंट नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों को गलत फहमी होगी कि सर देखो डेट दिया है स्टार मार्क करते हैं। बिल्कुल नहीं, इसके लिए आपको स्टार मार्क नहीं करना है, जस्ट थोड़ा धीरज रखो। Okay, be a bit patient. I will explain a little bit later what is the meaning of addition. Okay, let's go ahead. Bad debt, उसका मार्किंग क्या है? वो तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के फॉर्मूला में आता है, therefore P&L. प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन, जो बॉस को अपनी जेब से देना पड़ता है, क्योंकि उसके ऊपर एक रेगुलेशन है, एक रूल है, एक कायदा है। ओके, तो इसका कोई कनेक्शन फैक्ट्री के साथ नहीं है, इसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ड्रॉइंग्स, पार्टनर्स जो पैसा घर पर लेके जाते हैं तो वो पार्टनर्स से कनेक्टेड हो गया, पी कैपिटल। एक्सपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट आप कब करते हो? प्रोडक्शन के बाद ही करते हो एक्सपोर्ट, तो वो पोस्ट प्रोडक्शन हो जाता है, तो वो आता है पीएनएल के अंदर। कोल, कोयला, डू यू थिंक आप ऑफिस में कोयले का इस्तेमाल करते हो? ओके, किसके मुंह को थोड़ी काला करना है। ओके, सो यहाँ पर कोल यूज नहीं होता, मतलब ऑफिस में। गैस ऑफिस में यूज नहीं होता। हम कोई एलपीजी सिलेंडर की बात नहीं कर रहे हैं जिससे हमको चाय बनाना है। नो नो नो, दीज आर डिफरेंट काइंड ऑफ गैसेस विच आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन प्रोडक्ट्स एज वेल एज वाटर। पानी, ये बिस्लरी का पानी नहीं है, ये पीने का पानी नहीं है, ये मिनरल वाटर नहीं है। जब भी प्रोडक्शन होता है, कहाँ पर? फैक्ट्री में, तो काफी ज्यादा केमिकल्स, कचरा पैदा होता है, हैजार्डियस केमिकल्स, जो एनवायरनमेंट के लिए, नदियां जहां पर ये जो कचरा है बहाया जाता है, उनके लिए काफी हानिकारक होता है। उसमें जो मरीन लाइफ है, जो मछलियां है, वो ऑब्वियसली मर जाएगी अगर ये पूरा पोल्यूशन से भरा हुआ जो रेसिड्यू है फैक्ट्री का, कचरा, उसमें डाला जाएगा। तो कायदे बनाए गए हैं सरकार ने कि आपको कुछ तो इस्तेमाल करना है फैक्ट्री में, जिसकी वजह से जो कचरा पैदा होता है उसमें जो केमिकल की मात्रा है वो कम हो जाए। तो पानी का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, तो ये पीने का पानी नहीं है। तो कोल फैक्ट्री में यूज होता है, गैस फैक्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है, एंड इवन वाटर, ये तीनों एक ही है। ऑफिस में इसका कोई भी सरोकार नहीं है, कोई भी कनेक्शन नहीं है। देयरफॉर मार्किंग ट्रेडिंग बन गई। फर्नीचर एसेट है, इसके नीचे वही कहानी है, एडिशन। ये मैंने जानबूझकर दिया है क्योंकि आप रिपीट करो। ओके, एक ही बार करने से आप 30 मार्क का नहीं बन जाओगे, यू विल नॉट गेट गुड एट इट। For you to get good at anything, practice is very, very important. So we will do the practice of this particular word addition in this particular sum 2 times. आगे जाते हैं। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट हो गया, रिटर्न्स ट्रेडिंग हो गया, बट क्रॉस कनेक्शन याद रखना। व्हाट इज क्रॉस कनेक्शन? दिस इज इन द डेबिट एंड यू विल राइट इट इन द क्रेडिट, मतलब ये सेल्स रिटर्न हो जाएगा। परचेसेस ट्रेडिंग है और डेटर्स एसेट है। टुडे ऑल्सो, आज भी डेटर्स खास है। डेटर्स हमेशा खास है क्योंकि हमारे कस्टमर्स है ना, कस्टमर्स को तो हम हमारे सिर पर बिठा कर रखते हैं, तो आज के प्रॉब्लम में भी आपको डेटर्स पर ध्यान देना है। लेट्स गो टू अ क्रेडिट साइड। आपको सबसे पहला आइटम आरडीडी दिखता है। आरडीडी फॉर्मूला में आता है बैड डेब्ट्स का, तो ये ओल्ड आरडीडी है, पीएनएल अकाउंट। नेक्स्ट आइटम रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, एक्सप्लेन अभी मैं कर रहा हूं, तो कान खुला रखना एंड लिसन टू व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग टू यू। देखिए, आपने प्रीपेड रेंट सुना होगा। प्रीपेड रेंट का मतलब क्या है कि अगर जून का महीना चल रहा है, मैं आपको एग्जाम्पल, उदाहरण दे रहा हूं। ओके, प्रीपेड का थोड़ा जल्दी देता हूं। जून का महीना चल रहा है, लैंडलॉर्ड आता है आपके पास में और कहता है भाड़ा दो, और आप उसको आने वाले 4 महीने का भाड़ा देते हो। दैट इज कॉल्ड एज प्रीपेड, बराबर। प्रीपेड
एक्सपेंस, क्योंकि एक खर्चा था, आपने उसको 4 महीना एडवांस में दे दिया। अभी यहाँ पे वर्ड पढ़ो, ये रेंट क्या है? पेड नहीं। गेट दिस, आपकी खोपड़ी में ये अंडरस्टैंड कर लो, ओके, अंडरस्टैंड इन दिस इन योर माइंड। इट इज रेंट रिसीव्ड, दैट मीन्स हमको पैसे मिल रहे हैं, पर क्या टाइम पे मिल रहे हैं? नहीं। इन व्हाट? एडवांस। अच्छा, तो मतलब पैसे पहले ही मिल गए, बराबर। नाउ ऐसा सोचो, आप एक थिएटर के मालिक हो, 2 हफ्ते के बाद में कोई बड़े एक्टर की पिक्चर रिलीज होने वाली है, और वो एक्टर के जो भी फैन है वो 2 हफ्ते पहले ही आपके पास आकर टिकट बुकिंग करा ली। सो जो पैसा आपकी जेब में है, इट इज टिकट मनी रिसीव्ड इन एडवांस, जस्ट लाइक दिस वन ना, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, टिकट मनी रिसीव्ड इन एडवांस। नाउ थिंक अबाउट इट, आफ्टर 2 वीक्स फॉर सम रीजन आपको थिएटर बंद करना पड़े, आप शो रख ही नहीं सकते हो, तो कैन यू कीप दैट मनी इन योर पॉकेट? विल द फैंस अलाउ यू टू कीप द मनी इन योर पॉकेट? एब्सोल्युटली नॉट। उन्होंने शो तो देखा ही नहीं है। सो आई रिपीट, जिस रीजन की वजह से आपने पैसा लिया था, द मूवी, वो आपने दिखाया नहीं, तो वो पैसा आपको उनको लौटाना है। सो प्लीज नोट, जब कोई चीज पेड इन एडवांस होती है वो एक एसेट होता है, पर ये रिसीव्ड इन एडवांस, मतलब अपनी जेब में पैसा तो है पर अपना नहीं है। अगर आगे जाके हम वो शो नहीं रख सकते हैं, टिकट का पैसा हमको लौटाना पड़ेगा। अगर हम रेलवेज है, लोग ट्रैवल करने वाले हैं 3 महीने बाद, पर पैसा पहले ही दे देते हैं रेलवेज को, और अगर वो ट्रेन वहां से निकल नहीं सकती है तो रेलवेज को क्या करना पड़ेगा? वो पैसा खा नहीं सकते हैं, उनको लौटाना पड़ेगा। तो एनीथिंग रिसीव्ड इन एडवांस, गेट दिस वर्ड, एनीथिंग रिसीव्ड इन एडवांस हमारा नहीं है, अपनी जेब में है पर हमारा नहीं है, जब तक हम उसके लिए काम करते नहीं है। देयरफॉर इट इज अ लाइबिलिटी। ओके, लंबा एक्सप्लेनेशन हो गया, बट इट इज रिक्वायर्ड फॉर यू टू अंडरस्टैंड। पेड इन एडवांस इज एन एसेट एंड रिसीव्ड इन एडवांस इज अ लाइबिलिटी। सो लाइबिलिटी। नेक्स्ट, रिटर्न्स। रिटर्न्स का क्रॉस कनेक्शन है, ये जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। प्रोविडेंट फंड आपको बता दिया है, ये हमारा पैसा नहीं है, ये वर्कर का पैसा है, तो क्या करेगी? देना पड़ेगा ना जब भी वो रिटायर कर जाए तो ये फ्यूचर में पेएबल है, देयरफॉर लायबिलिटी। कैपिटल्स तो पार्टनर्स के हैं, पी कैप। इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, बहुत लंबा चौड़ा डायलॉग है, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग। क्या प्रोविडेंट फंड किसका था? पैसा वर्कर का। वो प्रोविडेंट फंड जब इन्वेस्ट किया गया, उस पे जो पैसा एक्स्ट्रा मिला है उसको इंटरेस्ट कहते हैं। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि बीज कहां पर बोया गया था? प्रोविडेंट फंड के अंदर। पैसा कहां पर रखा गया था? प्रोविडेंट फंड के अंदर, जो वर्कर का पैसा था। तो जब हमने जो पेड़ लगाया है प्रोविडेंट फंड का, वो वर्कर का है, तो उसके ऊपर जो फल आए हैं ना, इंटरेस्ट, वो भी वर्कर का है, ये हमारा इनकम नहीं है। प्लीज गेट दिस इन माइंड। थोड़ा डिफिकल्ट है अंडरस्टैंड करने में, बट स्टार्ट तो करना होगा ना। दिस इंटरेस्ट इज नॉट ऑन माई इन्वेस्टमेंट, इट इज ऑन द वर्कर्स मनी। तो ये वर्कर का पैसा है। तो जब वर्कर रिटायर करेगा, वो बॉस को क्या बोलेगा? बॉस, पहले मेरे को मेरा प्रोविडेंट फंड दो, और वो और बोलेगा, बॉस, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिला ना, वो भी तो मेरा पैसा है, चलो दो। देना पड़ेगा हमको, ये इंटरेस्ट हमारा नहीं है। Therefore, the marking for this is liability. Okay? प्रैक्टिस करेगी, टेंशन मत लो, रिपीट हो जाएगा। क्रेडिटर्स, लाइबिलिटी, क्योंकि आपको पैसे देने हैं। एंड सेल्स, ट्रेडिंग अकाउंट। सो योर ट्रायल बैलेंस इज कंप्लीटली मार्क्ड. नाउ वी विल हैव अ लुक एट द एडजस्टमेंट्स. फर्स्ट, क्लोजिंग स्टॉक, कोई भी आपको स्टार मार्किंग नहीं करना है. सेकेंड, create RDD on debtors. Now when you do this, debtors पे एक स्टार आना चाहिए. और उसी के आगे बोला है and write off 1000 for bad debts. तो एक और स्टार आएगा. Now when you look at adjustment number 3, goods worth
4,000 were sold, but no entry was found in the books of accounts. For adjustment 3 and 4, this is the background. Very quickly I'll explain. Again repeat करता हूँ. Adjustment number 3 as well as for adjustment 4. What have I explained to you in the previous lectures? कि दुकान होता है, दुकान परचेज करता है. किससे परचेज करता है? क्रेडिटर्स. ओके. और वही दुकान सेल्स करता है. किसको सेल्स करता है? डेटर. ये कोई भी बिजनेस का सबसे बड़े दो काम है, 2 जॉब्स, खरीदना, बेचना. सो जब दुकान कुछ खरीदती है, परचेज करती है, तो उसका जर्नल एंट्री क्या होना चाहिए? परचेज डेबिट टू क्रेडिटर. घबराइए मत, नोबडी इज आस्किंग यू जर्नल एंट्री बताओ, बट आपको ये कोड वर्ड याद रखना है दैट जब हम परचेज करते हैं तो कहां पर लिखते हैं? पीसी. ओके, हमको परचेज में लिखना है, हमको क्रेडिटर में लिखना है. सिमिलरली जब हम गुड सेल करते हैं तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होती है? डेटर्स डेबिट टू सेल्स. अगेन नोबडी इज आस्किंग यू द एंट्री, बट कोड वर्ड याद रखना है. व्हेन यू सेल तो कोड वर्ड है डीएस, क्योंकि डेटर्स सेल से कनेक्टेड है. ओके, आई गो अहेड. पीसी किस तरह आएगा? अगर एडजस्टमेंट में आया गुड्स परचेस्ड बट एंट्री वॉज नॉट मेड. एंट्री मतलब भूल गया, उसको कहते हैं अनरिकॉर्डेड परचेसेस. हाउ डू यू सॉल्व अनरिकॉर्डेड परचेसेस? प्लस इन परचेसेस, दैट इज फर्स्ट इफेक्ट, एंड प्लस इन क्रेडिटर्स, दैट इज सेकेंड इफेक्ट. ये पूरे रामायण का समरी क्या है? पीसी. एंड अगर एडजस्टमेंट कहे गुड्स वर सोल्ड बट एंट्री वॉज नॉट मेड, इसको क्या कहते हैं? अनरिकॉर्डेड सेल्स. इसका सोल्यूशन कैसे है? प्लस इन डेटर्स, ऐड करो डेटर्स में और ऐड करो सेल्स में. ओके, अगेन द समरी ऑफ unrecorded sales is DS. Adjustment 3 says goods worth 4,000 were sold, but no entry was found in the books of accounts. इसका कोड वर्ड अभी हमने क्या समझा है? DS. ओके, डी का मतलब डेटर्स में एक स्टार होगा एंड एस का मतलब सेल्स में एक स्टार होगा. Fourth adjustment, goods of 5,000 were purchased. खरीदा. किससे खरीदा? क्रेडिटर से, क्योंकि हर बिजनेस वही करता है. And included in closing stock, but not recorded in the books of accounts. It's a long dialogue. Please main understand करो. Goods खरीदा और कॉमा के बाद पढ़ो. But not recorded in the books of accounts. What is not recorded? Unrecorded. तो इसका कोड वर्ड क्या था? दैट मीन्स परचेज किया और भूल गया. कोड वर्ड था पीसी. पी का मतलब था परचेसेस, तो उसमें एक स्टार आएगा. एंड सी का मतलब था क्रेडिटर्स, तो उसमें एक स्टार आएगा. ओके, सो थर्ड एडजस्टमेंट इज कनेक्टेड टू डीएस एंड फोर्थ इज कनेक्टेड टू पीसी. Before I go ahead, let me clarify one thing. आप में से बहुत लोगों को डाउट आएगा. आप लोग बोलोगे सर एडजस्टमेंट 4 में ऐसा बोला है, गुड्स वर परचेस्ड इंक्लूडेड इन क्लोजिंग स्टॉक. तो सम ऑफ यू में से सर क्लोजिंग स्टॉक बोला है, कुछ तो गड़बड़ होगा क्लोजिंग स्टॉक में. नो, प्लीज अंडरस्टैंड दैट. जब आपकी मम्मी 10 kg का चावल खरीद के लेके आती है, ओके, और किचन में रखती है, सो एक ही दिन में 10 किलो का चावल खत्म हो जाएगा? नहीं. हो सकता है अगर घर में बड़ी पार्टी हो 1 kg, 1 किलो खत्म हो जाएगा. बाकी का 9 kg क्या है? आपके किचन का क्लोजिंग स्टॉक. उसका मतलब क्या है? जो आपने खरीदा, परचेसेस, वो दिन के एंड में क्या बन गया? क्लोजिंग स्टॉक. सो फोर्थ एडजस्टमेंट, गुड्स वर परचेस्ड and included in closing stock. तो वो तो सही है, there is nothing wrong in it, because what you purchase, जो खाओगे वो तो पेट का क्लोजिंग स्टॉक ही बन जाएगा ना, बराबर. so there is nothing wrong in that.
स्टूडेंट्स मिसअंडरस्टैंड करते हैं कि सर क्यों लिखा है इंक्लूडेड क्लोजिंग स्टॉक, इंक्लूड लिखा है ना सर, माइनस करेंगे, बिल्कुल नहीं। ओके, इट इज करेक्ट, ये सही है कि जो आप खरीदते हो वो क्लोजिंग स्टॉक में ही इंक्लूड होता है। ओके, हाँ, गड़बड़ का पड़ती आगे, नॉट रिकॉर्डेड, उसको हम कहते हैं अनरिकॉर्डेड परचेसेस। फाइन। फिफ्थ एडजस्टमेंट, आउटस्टैंडिंग एक्सपोर्ट ड्यूटी। आउटस्टैंडिंग का मतलब है आज का खर्चा और आपको एक्सपोर्ट ड्यूटी को मार्क करना है। सिक्स्थ, डेप्रीशिएट फर्नीचर। फर्नीचर को जाओ, एक स्टार करो, एंड मशीनरी 10%, गो टू मशीनरी, एक स्टार करो। अभी के लिए राइट नाउ एडजस्टमेंट 6 लुक्स वेरी इनोसेंट, इसमें ऐसा दिखता ही नहीं कि कुछ बड़ा रहस्य है, कौन सा तुम्बाड़ का रहस्य है, बट थोड़ा टाइम जाएगा, जब हम नेक्स्ट स्टेप्स करेंगे तो मैं इसका राज आपको समझाऊंगा। राइट नाउ वेरी सिंपल, फर्नीचर को एक लाइन खाली रखना एंड मशीनरी को एक लाइन खाली रखना। वी टुक सम टाइम, बट आराम से हमने पूरा मार्किंग कर लिया है। वी कैन गो टू आवर स्टेप्स एंड से स्टेप नंबर 1 हमारा पूरा हुआ। So students, we are starting with step number 2, which is empty the trial balance. So for that we'll have a look at the trial balance. कहाँ पे क्या क्या जाना है उसके मार्किंग्स हमने पूरी तरह से कर दिए हैं। The only thing that we have to do is to transfer it from this place, trial balance, to its destination. So the first is provident fund investment. It is an asset. तो asset side पे जाते हैं जो बैलेंस शीट में आपको आएगा और वहां पे इसकी पोस्टिंग कर देते हैं 25,900। नेक्स्ट इज कैरेज आउटवर्ड। व्हाट डज कैरेज आउटवर्ड मीन? प्रोडक्शन खत्म हो चुकी है, गाड़ी जा रही है। गाड़ी क्या लेकर जा रही है? जो गुड्स मैन्युफैक्चर्ड हो चुके हैं, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे जो लाइन आपको खाली मिलेगी, डेबिट में फर्स्ट लाइन खाली है, आप लिख दीजिए टू कैरेज आउटवर्ड 5,600। मूविंग ऑन, आई एम होपिंग यू आर होपफुली राइटिंग। मशीनरी, इट इज एन एसेट। आगे की कहानी का टेंशन अब मत लो, एडजस्टमेंट्स के टाइम पे, जब इसका सही टाइम आएगा मैं एक्सप्लेन करा दूंगा। मशीनरी 40,000, बैलेंस शीट में इसकी पोस्टिंग होगी। इसमें एक एडजस्टमेंट है, ओके, ओनली वन एडजस्टमेंट, आपको एक लाइन खाली रखना है। सो मशीनरी 40,000, लीव वन लाइन ब्लैंक। बैड डेब्ट्स, दिस इज वेरी पुराना चीज है, हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में प्रीफिक्स्ड पहले से ही लिखा है, आपको सिर्फ अमाउंट का ट्रांसफर करना है, which is 1,400. Continuing, question says provident fund contribution. Contribution क्या होता है? खर्चा। अगर आप किसी के पार्टी के लिए, किसी के बर्थडे के गिफ्ट के लिए कंट्रीब्यूट करो तो क्या होता है? जेब से तो खर्चा ही होता है ना। तो उसी तरह हर बॉस को अपने एम्प्लॉय के फ्यूचर के लिए अपनी जेब से कंट्रीब्यूशन करना पड़ता है। ओके, तो इसका फैक्ट्री के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, इसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट में उसका पोस्टिंग करेंगे टू प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन 4,480. Okay, we are obviously solving debit items, so they will be transferred on the debit side. Drawings is partners capital, स्तुति आराधना, तो उनके अकाउंट में आप चले जाओ, डेबिट साइड पे आपको 2 ड्रॉइंग्स लिखना है और अमाउंट स्तुति के कॉलम में 6,000, आराधना के कॉलम में 4,000। डू नोटिस रेशियो यहाँ पे लिख दिया है हमने हाफ एंड हाफ, बिकॉज इट सेड इक्वल। ओके, मूविंग ऑन। एक्सपोर्ट कब करते हो? प्रोडक्शन के बाद। तो एक्सपोर्ट ड्यूटी भी आप प्रोडक्शन के बाद ही भरोगे। सो एक्सपोर्ट ड्यूटी 1,200 P&L अकाउंट, डेबिट साइड
to export duty. The amount is 1,200. Yes, if you look at the question, you see that there is a fifth adjustment, outstanding export duty. Therefore, जब हमने इसको P&L में लिखा, we had to leave one line. Okay, continuing. Still on the debit side, coal, gas, water. ना मुझको पता है ये ट्रेडिंग है और वो सही है, नथिंग रॉन्ग इन इट, बट जब मैं ट्रेडिंग अकाउंट में इसका पोस्टिंग करने जाऊं और परचेज रिटर्न के नीचे अगर लिख दो, देन इट इज अ प्रॉब्लम. क्यों? क्योंकि आपके क्वेश्चन में आप देखो क्या adjustment number 3 and adjustment number 4. Adjustment number 3 is connected to sales, adjustment number 4 is connected to purchases. तो आपको याद दिला रहा हूं मैं कि जब आप ट्रेडिंग अकाउंट में जाओ, सो परचेज के नीचे 2 लाइन खाली रखना, परचेज रिटर्न के नीचे 2 लाइन खाली, एंड इवन सेल्स रिटर्न के नीचे 2 लाइन खाली. बिकॉज बाय मिस्टेक से आप कुछ लिख दोगे, then you will not be able to solve the adjustment on purchases. So be careful. Now question में आपको coal, gas and water है. This is the correct time and the correct line to transfer it. To coal, gas and water, 2,000 rupees. Okay, so you have to be a little careful, a little more careful for purchases and sales. Continuing. You get furniture, it is an asset. So write on the asset side, and there is one adjustment, okay, only one adjustment. Furniture 20,000, leave one line, okay. आगे जाते हैं, डेबिट साइड पे अभी तक है. फिर ओपनिंग स्टॉक आया. ओपनिंग स्टॉक को आप ट्रेडिंग में लिख लो. ट्रेडिंग के पहले लाइन में टू ओपनिंग स्टॉक 22,000. कंटिन्यूइंग. रिटर्न्स का क्या होता है? क्रॉस कनेक्शन. कब होता है? हर सम में, एवरी सम में. डेबिट का रिटर्न्स क्रेडिट, क्रेडिट का रिटर्न्स डेबिट. दैट मीन्स दिस 1,200 इज सेल्स रिटर्न. तो ट्रेडिंग अकाउंट के सेल्स रिटर्न में आप लिखोगे 1,200. ओके, क्रॉस कनेक्शन. नेक्स्ट इज परचेसेस. वो तो ट्रेडिंग अकाउंट में ही 80,000 आएगा. So purchases के डेबिट में 80,000, and the last item and the most important again in this sum is sundry debtors. 3 stars. यहाँ पे देखो हमने एक टेबल दिया है. 3 stars means leave 5 lines. So when you go to the balance sheet, debtors का posting आप करो 80,000. How many lines? After 1 line draw a line. After 2 lines draw a line, and after 2 lines draw a line. तो गिन के बड़े हिसाब से 1, 2, 3, 4, 5. Okay, only 5 lines. Debit का list is over. Credit RDD connected to the profit and loss bad debt formula, old RDD. So let's write it in old RDD 500 rupees. अभी हम लोग क्रेडिट की चीजें लिख रही है. नो डोंट से इतने सम करने के बाद सर ओल्ड आरडीडी डेबिट में क्यों है? प्लीज नोट वो माइनस है. माइनस सबट्रैक्ट मतलब एक्चुअली वो क्रेडिट का चीज है. रेंट रिसीव्ड इन एडवांस. ओके, इंपॉर्टेंट है एडवांस. एडवांस मींस फ्यूचर टेंस. प्लीज नोट दैट. एडवांस का मतलब फ्यूचर टेंस. नाउ इट कैन आइदर बी एसेट और लायबिलिटी. मैंने पहले लिख दिया है लायबिलिटी. क्यों? क्योंकि अगर आप एडवांस में भरोगे तो फिर वो प्रीपेड हो जाता है. बट जब आपको एडवांस में मिलता है, सामने वाला आके बिना कोई काम करवाए पैसे देके जाता है, तो फिर वो होता है रिसीव्ड इन एडवांस. अपनी जेब में तो पैसा आ गया पर हमने अभी तक काम किया नहीं है. ओके, सो वो हम एग्जाम्पल, अगर आपका मोबाइल खराब हो गया और आप गए मोबाइल रिपेयर वाले के पास और आपने उसको 1,000 रुपया दे दिया और बोला भैया रिपेयर करा दे, पर 1 घंटे के बाद में आप घर जाने के बाद डिसाइड करते हो कि नहीं नहीं नहीं, रिपेयर नहीं करूंगा, नया मोबाइल ही ले लूंगा. सो यू इमीडिएटली गो टू द शॉप. वो आदमी ने आपका पैसा तो ले लिया है,
ओके, उसके लिए इट इज रिसीव्ड इन एडवांस. कैन ही कीप दैट मनी? नो, क्योंकि उसने कोई सर्विस ही प्रोवाइड नहीं की है. सो जब भी ये रिसीव्ड इन एडवांस हो, मतलब काम नहीं किया, पैसे अपनी जेब में आ गए हैं, इसको लाइबिलिटी कहते हैं. क्योंकि अगर आपने काम किया ही नहीं है तो वो पैसा आपका नहीं है. ओके, ये पराया धन है. सो लाइबिलिटी साइड पे इन द बैलेंस शीट वी विल राइट दिस रेंट रिसीव्ड इन एडवांस. इट इज प्री रिसीव्ड इनकम. जैसे प्रीपेड एक्सपेंस क्या है? एक्सपेंस पेड इन एडवांस. I know all of this sounds little bit tricky and confusing, but we will repeat it. Okay? अगर आप पैसा सामने से किसी को देते हो तो वो प्रीपेड. अगर सामने का बंदा आपको पैसा देता है तो वो प्री रिसीव्ड. ओके, रिसीव्ड इन एडवांस. लेट्स राइट द अमाउंट 3000. देन यू हैव रिटर्न्स क्रॉस कनेक्शन. ये जाएगा डेबिट में 1600. सो परचेस रिटर्न में 1600. प्रोविडेंट फंड किसका पैसा है? हमने बहुत लंबा स्टोरी आज सुन लिया. वर्कर का पैसा है, तो कभी ना कभी तो देना पड़ेगा ना बॉस को 20,000. तो इन द बैलेंस शीट ये पराया धन है. ओके, पराया धन. प्रोविडेंट फंड वर्कर का पैसा 20,000, जो ग्रीन में लिखा है. ओके, ग्रीन फॉन्ट में ब्रैकेट में, दैट्स रफ वर्क. ओके, वो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है. प्रोफेसर्स जो करेक्ट करेंगे उनके लिए नहीं है, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. नेक्स्ट, कैपिटल अकाउंट. स्तुति आराधना. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में ओपनिंग कैपिटल. अगेन ब्रैकेट में जो भी है, जहां पर भी है, एवरीथिंग इज रफ वर्क. ओके, स्तुति के कॉलम में 40,000, आराधना के कॉलम में 40,000. नेक्स्ट, इंटरेस्ट. आई रिपीट, ये आपका इंटरेस्ट नहीं है. क्यों? क्योंकि आगे पढ़ो. ऑन प्रोविडेंट फंड. प्रोविडेंट फंड ही पैसा आपका नहीं है, ये वर्कर का पैसा है, तो ये इंटरेस्ट भी वर्कर का हो जाएगा. अगर कहते, आई रिपीट, आई एम जस्ट गिविंग यू अ ऑल्टरनेटिव, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, तो यू कुड हैव टोल्ड, हाँ रे इन्वेस्टमेंट तो मेरा है तो इंटरेस्ट भी मेरा है, बराबर. बट देन उन्होंने थोड़ा गेम चेंज करा दिया. दे आर सेइंग इट इज नॉट इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट बट इट इज ऑन प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट. सो प्लीज नोट, आपका प्रोविडेंट फंड नहीं है तो ये इंटरेस्ट भी आपका नहीं है, ये भी पराया धन है, आपको ये वर्कर को देना पड़ेगा. Therefore liability. So go to the liability side and write it. Amount 3,680. Interest on Provident Fund investment. So question में 4 मेन चीजें थी. आई नो मैंने खत्म नहीं किया है बट मैं से बता देता हूं. वी लर्न प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट क्या होता है, प्रोविडेंट फंड कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होता है, दो अलग अलग चीजें हैं. ओके, then we learned provident fund क्या होता है, and just now interest on provident fund investment. These are the maximum 4 wordings जो provident fund के connection में आ सकते हैं. Then we have creditors 25,000. आज creditors पे भी adjustment है, बहुत rarely होता है but creditors also has an adjustment 25,000. Okay, we'll come back to that when we solve the adjustments. सेल्स, इस पे भी एडजस्टमेंट है 1,60,000. एक्चुअली वी ऑलरेडी हैव लेफ्ट अ लाइन फॉर इट. सेल्स में अमाउंट 1,60,000, लाइन जो है एडजस्टमेंट का ऑलरेडी हैज बीन लेफ्ट. सो आफ्टर ऑल ऑफ दिस इज डन, यू हैव अ लुक एट योर क्वेश्चन. पूरा ट्रायल बैलेंस आपने खाली कर लिया है. ओके, सो आप स्टेप्स में चले जाओ और स्टेप 2 एम्प्टी द ट्रायल बैलेंस पे आप टिक कर लो. एटलीस्ट लेट मी डू दैट फॉर you. Now we start with step 3 जो है solve adjustments. उसके लिए क्वेश्चन आप देख लीजिए. When you look at the question, today's question has no hidden adjustment. So we directly have to go to the 6 visible adjustment जो दिखाई देते हैं, जिसमें से पहला जो हम सबका दुलारा है which is closing stock 40,000. उसके ट्रेडिंग अकाउंट में चले जाओ, क्रेडिट साइड पे उसका फर्स्ट इफेक्ट दे दो 40,000.
4000। क्लोजिंग स्टॉक का क्या करूं? कुछ नहीं, रखो अपने पास। अगर आपके पास माल बाकी है, ओके, दुकान के अंदर, कल काम आएगा, परसों काम आएगा, आपको काम आएगा फ्यूचर में। देयरफॉर बैलेंस शीट में सेकेंड इफेक्ट एसेट साइड पे 40,000. Okay, so these are the normal two effects of closing stock. कभी कभार you get cost price, market price. उसमें भी मैंने आपको ये बताया है कि जो वैल्यू कम है, लोअर वैल्यू, हमेशा क्लोजिंग स्टॉक में लोअर वैल्यू ही लेना है. Now coming to adjustment number 2. Let me read this for you. Create RDD. कौन सा RDD? न्यू RDD एट डेटर्स. तो हमको ये डेटर्स में सॉल्व करना है. राइट ऑफ 1000 फॉर बैड डेब्ट्स. कौन सा बैड डेब्ट? एडिशनल बैड डेब्ट. ये भी हमको डेटर्स में सॉल्व करना है, बट मैं अभी सॉल्व नहीं कर रहा हूं. रीजन क्या है? तीसरा पढ़ लो. गुड्स वर्थ 4000 वर सोल्ड. मतलब आपने गुड्स बेचा. किसको? वही डेटर्स को. But no entry was found in the books of accounts. Now, जब आप ये adjustment पढ़ते हो, इसका कोड वर्ड क्या है? DS. डेटर में ये इफेक्ट करता है, पर ये डेटर में कब इफेक्ट करता है वो आपको देखना है. That is very very important. So, let me show the sequence of daters to you first. So, sequence of adjustment 2 and adjustment 3 is as follows. Dater पहले obviously, पर उसके बाद आना चाहिए unrecorded sales, जो आपका adjustment 3 है. उसके बाद additional bad debt, very important, and then last new RDD. प्लीज ये चीज आपके दिमाग में गांठ बांध दो कि परसेंटेज का एडजस्टमेंट, न्यू आरडीडी हमेशा परसेंटेज है, और अपने सम में भी इट इज 5%. परसेंटेज का एडजस्टमेंट कभी भी स्टार्ट में मत करना. इट इज रॉन्ग, बिल्कुल गलत आएगा, क्योंकि परसेंटेज आप एक नंबर पे करते हो. अगर वो नंबर गलत है तो फिर परसेंटेज भी गलत होगा. सो दिस इज द सीक्वेंस. एडिशनल बैड डेट के बाद ही न्यू आरडीडी आता है, और दूसरी कोई भी एडजस्टमेंट रहे डेटर्स का तो वो पहले करो. तो आपको करना क्या है? आपको अदला बदली करनी है एडजस्टमेंट 2 और 3 में. लेट अस सी दैट. एडजस्टमेंट 2 एंड 3 का हमको अदला बदली करना था. तो व्हाट डज अदला बदली मीन? लेट मी शो इट टू यू. सेकेंड एडजस्टमेंट थर्ड हो जाता है, और थर्ड एडजस्टमेंट सेकेंड हो जाता है. ओके, देयरफॉर इसको हम अभी सॉल्व कैसे करेंगे? तो हम थर्ड को सॉल्व कर रहे हैं, विच इज अनरिकॉर्डेड सेल्स. इसका कोड वर्ड है DS. तो D स्टैंड्स फॉर डेटर, S स्टैंड्स फॉर सेल्स. अनरिकॉर्डेड का मतलब आपको रिकॉर्ड करना है. रिकॉर्ड करने के लिए आपको प्लस करना पड़ेगा दोनों में. तो पहले डेटर्स में चले जाओ, और यहां पर आपको अनरिकॉर्डेड सेल्स ऐड करना है. ऐड अनरिकॉर्डेड सेल्स 4000. ये फर्स्ट इफेक्ट हो गया. ये हो गया D. अभी S कहां पे आता है? ट्रेडिंग अकाउंट में. ये हुआ S. पहले तो आप माइनस करके आंसर नीचे लिख लो, विच इज 158,800, एंड नाउ इसमें आप अनरिकॉर्डेड सेल्स को ऐड करो, which is plus 4000. तो by doing this आपका adjustment 3 solve हो चुका है, unrecorded sales, and now you will go to adjustment 2. now adjustment 2 पे ध्यान थोड़ा ज्यादा देना, क्योंकि इधर भी थोड़ी चालाकी की है जो प्रोफेसर है, जो एग्जामिनर है, उन्होंने क्या लिखा है देखो. क्रिएट RDD at 5% on daters. तो ये तो हो गया न्यू RDD. फिर लिखा है एंड राइट ऑफ 1000 फॉर बैड डेब्ट, विच इज एडिशनल बैड डेब्ट. नाउ डोंट से सर पहले RDD करते हैं. नो, RDD परसेंटेज है.
डेटर में हमेशा एंड में होता है। ओके, पहले एडिशनल बैड डेट करो। तो एडजस्टमेंट 2-3 में तो हेरा फेरी हुई है, बदलावट, बट 2 के अंदर भी लास्ट का पार्ट पहले करोगे एंड फर्स्ट का पार्ट दूसरा करोगे। सो नाउ आई अंडरस्टैंड, और एदर यू शुड अंडरस्टैंड, चैप्टर का लेवल अभी बढ़ गया है। वी हैव टू नो द एडजस्टमेंट, वी हैव टू नो द सीक्वेंस ऑफ द एडजस्टमेंट, वी हैव टू ऑल्सो नो विद इन द एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट के अंदर पहला क्या करूं, दूसरा क्या करूं। ओके, प्रैक्टिस लगेगा, डू नॉट वरी अबाउट इट, बट येस यू हैव टू बी केयरफुल। कभी भी चैप्टर को ग्रांटेड या हल्के में मत लेना। ओके, गूगली बॉल के कोई भी ओवर के किसी भी बॉल में आ सकती है। सो पहले हम करेंगे राइट ऑफ 1000 फॉर बैड डेट विच इज एडिशनल बैड डेट। सो बैलेंस शीट में से पहले तो आंसर लिख लो, 80 + 4 84,000। नाउ यू डू एडिशनल बैड डेट, हाउ मच इज दैट, 1000। ये हुआ फर्स्ट इफेक्ट, प्रॉफिट एंड लॉस में जाओ एंड एडिशनल बैड डेट में सेकेंड इफेक्ट दो, 1000। क्वेश्चन में देख लो, क्रिएट आरडीडी, ये कोई नई एडजस्टमेंट नहीं है, यू हैव डन दिस सो मेनी टाइम्स, बट लिटिल बिट चेंज इन सीक्वेंस एंड आपको ये रॉन्ग आ जाएगा। सो बी वेरी केयरफुल जब आप डेटर्स को हैंडल कर रहे हो। सो न्यू आरडीडी 5%, बैलेंस शीट में जाओ, 84 - 1 83, अभी -5%, न्यू आरडीडी विच इज 4150। इसका सेकेंड इफेक्ट अगेन आपको जाना है प्रॉफिट एंड लॉस में, न्यू आरडीडी में 4150। Going back to the question, adjustment 2, adjustment 3 has been solved previously. I'm repeating this. But today, the sequence of the adjustments and the sequence within the adjustments had to be very, very thought about. सोच के करना था आपको. Okay? Now we will move on. Fourth adjustment. Goods of 5,000 was purchased. हर दुकानदार गुड्स खरीदता है on 31st March. But now please understand, 31st March का मतलब क्या है? End of the year for a shop, दुकान के लिए. ये जैसे 31st December हमारे लिए होता है ना, ओके, उसी तरह दुकान के लिए 31st March एंड ऑफ द ईयर है. तो दुकानदार घाई घाई में है, बिजी है एकदम. दुकानदार ने क्या किया, माल खरीदा, माल उसके दरवाजे पे डिलीवरी हो गई, और आगे क्या बोला, एंड इंक्लूडेड इन क्लोजिंग स्टॉक. ना मैंने ये पहले ही बता दिया है, आप जो खरीदते हो वो शाम को, रात को आपके घर के क्लोजिंग स्टॉक में दिखेगा. देयर इज नथिंग रॉन्ग व्हेन यू परचेस इंक्लूडेड इन क्लोजिंग स्टॉक, दैट इज करेक्ट. अगर आपने दिन में 5 पेन खरीदे, पेन, राइटिंग पेन, और फिर कुछ नहीं किया, शाम को अगर आप पेन का काउंटिंग करोगे कितना मिलेगा, 5 तो मिलेगा. व्हाट डज दैट मीन, वो शाम का पेन क्या है, वो क्लोजिंग स्टॉक हो गया. सो व्हाट यू परचेज इट विल बी इंक्लूडेड इन क्लोजिंग स्टॉक, दैट इज करेक्ट. गड़बड़ का पर है आगे, बट नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स. दिस इज कॉल्ड एज अनरिकॉर्डेड परचेसेस. इसका कोड वर्ड था पीसी. पी का मतलब परचेसेस और सी का क्रेडिटर. तो हमको ये अभी रिकॉर्ड करना है, रिकॉर्ड करने के लिए हम इसको प्लस करेंगे. तो पहले तो आप पी में चले जाओ, विच इज इन ट्रेडिंग अकाउंट. परचेस में से पहले माइनस कर लो 78,400. नाउ यू ऐड अनरिकॉर्डेड परचेसेस 5,000. ये हो गया प्लस पी. सेकेंड, क्रेडिटर में जाना है, क्योंकि परचेस क्रेडिटर के साथ कनेक्टेड होता है, इसके लिए हम उसको पीसी कहते हैं. यहां पर ऐड करो, add unrecorded purchases 5,000. By doing this, आपका adjustment 4 खत्म हो गया. Okay? Fifth adjustment, outstanding export duty. Outstanding plus होता है, इसमें कोई लंबा स्टोरी नहीं है. एक्सपोर्ट ड्यूटी में चले जाओ और यहां पर प्लस करो, आउटस्टैंडिंग एक्सपोर्ट ड्यूटी 2,000. सेकेंड, कल पैसे आप दोगे, परसों आप पैसे दोगे, क्योंकि ये पेएबल है.
Therefore liability साइड पे इसका सेकेंड इफेक्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपोर्ट ड्यूटी 2000. By this your adjustment number 5 is over. Now we go to adjustment number 6, जो दिखता बहुत सिंपल है पर है नहीं. ओके, एक बहरूपिये की तरह है. मीनिंग डेप्रिशिएट फर्नीचर एट 5%, जिसके लिए फर्नीचर को हमने मार्क किया था, एंड मशीनरी एट 10%. नॉर्मली इट इज वेरी वेरी सिंपल एंड कन्वीनियंट. ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल. बट टुडे अगर आप क्वेश्चन में नजर मारो, फर्नीचर के नीचे भी देयर इज अ वर्ड एडिशन ऑन 1 अक्टूबर 2018 5000, एंड मशीनरी के नीचे भी देयर इज अ वर्ड एडिशन ऑन 1 Jan 2019 10,000. So before I solve adjustment 6, because without explaining the meaning के ये एडिशन का चक्कर क्या है, okay, most definitely आपका और मेरा solution wrong आ जाएगा. So let me explain to you first with a very good example that what is the meaning of addition. और जब addition आता है कोई भी क्वेश्चन के अंदर, कोई भी एसेट के नीचे लिखा गया है, तो आपको क्या समझना है और किस तरह सॉल्व करना है. ओके, लेट्स मी ट्राई टू एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट टू यू. चलिए एक्सप्लेनेशन की शुरुआत करते हैं. सो आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू यू एडजस्टमेंट नंबर 6, जो अभी ही मैंने पढ़ के आपको सुना दिया. नाउ व्हाट इज रिटन इन द एडजस्टमेंट नंबर 6? ट्रायल बैलेंस हैज गिवन फर्नीचर ऑफ 20,000 एंड लेटर उसके बाद वर्ड आता है एडिशन. नाउ एडिशन का मतलब क्या होता है? एडिशन का मतलब क्या? इट मींस न्यू फर्नीचर वाज परचेस्ड ऑन दैट डेट. मतलब अगर कोई फ्रेंड आपका बोलेगा, कोई भी बोलेगा, मेरे घर में ना आज एडिशन हुआ है, घर वालों का एडिशन हुआ है, फैमिली मेंबर का एडिशन हुआ है. व्हाट डज दैट मीन? कि मे बी कोई नए बच्चे का जन्म हुआ है. ओके, दैट इज द मीनिंग ऑफ एडिशन, नया आया है. फाइन, लेट मी एक्सप्लेन टू दिस, लेट मी शो यू कि ये दिखता किस तरह है. ओके, सोचो फर्नीचर है ना, व्हाट डज दैट मीन? अ सोफा मीन्स अ फर्नीचर. तो आपके पास एक फर्नीचर पहले से था, एक सोफा पहले से था, ओल्ड फर्नीचर. अभी क्या किया आपने? एडिशन. एडिशन का मतलब एक नया खरीदा. देखो नया थोड़ा अच्छा व्हाइटिश कलर में है. न्यू फर्नीचर, दैट मीन्स यू हैव अ old furniture plus a new furniture. When you get the word addition, that is the meaning के एक पुराना है और एक नया है. ओके, आगे जाते हैं. तो ये पुराने नए के चक्कर में आपको किस बात पर ध्यान देना है? ओके, लेट्स गो अहेड. ओके, व्हेन यू हैव टू फर्नीचर्स यू हैव टू बी केयरफुल. ध्यान किस पे देना है? डेप्रिसिएशन पे. अंधाधुंध डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन मत करना, 5%, 10%, नो. जैसे मैं बता रहा हूं वैसे ही होगा. ये नया नहीं है. इन योर प्रीवियस ईयर यू हैव इन अ चैप्टर कॉल्ड एज डेप्रिसिएशन already been explained this particular concept to you. I am only reminding you कि हाँ ये आपने पढ़ाई की है. Let's understand. तो फर्नीचर कितना था? 20,000. ये है टोटल फर्नीचर. इसका आपको दो पार्ट करना है. कौन सा? ओल्ड न्यू. ओके, सो लेट्स डू 2 parts. ओके, सो न्यू फर्नीचर एडिशन उन्होंने कहा 5,000. ओके, 20,000 टोटल है, उसमें ऐड मत करो, उसके अंदर 5,000 नया है. ओके, उसका टाइम क्या है? उसका टाइम दिया था 1 अक्टूबर 18. फिर आपने ये वाला सोफा कब तक यूज किया? 31 मार्च 19. मतलब 6 मंथ्स के लिए ये नया फर्नीचर आपने यूज किया. ओल्ड 20,000 में से 5,000 यहां पे आ गया. ओके, तो फिर बचा कितना है? 15,000. उसको आप क्या नाम दे सकते हो? पुराना फर्नीचर, ओल्ड फर्नीचर. उसका टाइम कितना होगा? मैंने लिखा है, आई हैव टोल्ड यू, हमेशा 12 मंथ्स. डोंट से सर कहां पे बोला है, बोलने की जरूरत नहीं है. जो भी सम के अंदर पुराना होता है ऑटोमेटिकली वो 12 महीने का होता है. तो यहां पे ध्यान किस पे है? डेप्रिसिएशन. कैन यू डू डेप्रिसिएशन ऑन 20,000? नो, गलत आएगा आपको, क्योंकि इसमें दो फर्नीचर है तो अलग अलग डेप्रिसिएशन करना पड़ेगा. फॉर दोज ऑफ यू हु टेक लिटिल टाइम टू अंडरस्टैंड, प्लीज okay, keep your minds open. What am I explaining to you? You don't have to do 20,000 plus 5,000. नहीं, 20,000 के अंदर 5,000 नया है तो 15,000
पुराना है, तो ये टोटल 5000 प्लस 15 मेक्स इट 20,000। अब हम कर क्या रहे हैं, वी आर कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन अलग अलग, 5,000 पे अलग, 15,000 पे अलग। आप पूछोगे सर अलग अलग क्यों करना है, टाइम देखो, 5,000 का टाइम 6 मंथ्स है, 15,000 का टाइम 12 मंथ्स है, तो यू कैन नॉट डू इट टुगेदर, अलग अलग ही करना पड़ेगा। ओके, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, अमाउंट इंटू रेट इंटू टाइम। नाउ वी आर डूइंग 5,000 का कैलकुलेशन, तो उसका अमाउंट कितना है 5,000 मल्टीप्लाई बाय 5%, 5 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 6 अपॉन 12 बिकॉज इट इज 6 मंथ्स। Now when you do the calculation, आप कटिंग कर लोगे, आपका टेबल आप यूज करोगे, आंसर क्या आएगा 125। मीनिंग ये क्या है, दिस इज डेप्रिसिएशन ऑफ न्यू फर्नीचर। अभी ओल्ड पे चले जाओ, सेम फॉर्मूला यूज करो, अमाउंट इंटू रेट इंटू टाइम। ओल्ड का अमाउंट कितना है 15,000, उसका रेट वही 5%, बट वेरी इंपॉर्टेंट टाइम वही नहीं है, टाइम इज 12 अपॉन 12, 12 में से पूरे 12 महीने। दैट इज द डिस्टिंग्विशिंग, ये अलग बात है कि जो न्यू है उसका टाइम 6 मंथ्स है और जो ओल्ड है उसका टाइम 12 मंथ्स। नाउ आंसर कितना आता है 750। ओके, व्हेन यू डू योर कैलकुलेशन, ये अलग अलग नहीं लिखना हमको, ये हमको ऐड करके हमारे सोल्यूशन में लिखना है। ओके, वी हैव टू राइट टोटल डेप्रिसिएशन, तो इसको हम ऐड करेंगे एंड व्हाट इज द आंसर दैट वी गेट 875 डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। तो जब सोल्यूशन में जाएंगे अलग अलग नहीं लिखना, पर उसका वर्किंग नोट करना है, अंडरस्टैंड करना है कि नया का कितना, जुना का कितना, फिर ऐड करके आपको ये साथ में लिखना है। नाउ दिस वाज द स्टोरी फॉर फर्नीचर। लेट मी गो अहेड, क्योंकि मशीनरी में भी ये सेम स्टोरी है। ओके, आगे क्या कहा है मशीनरी के बारे में, ट्रायल बैलेंस में कहा है कि मशीनरी 40,000 का है, उसमें भी कहा है एडिशन हुआ है, मतलब नया मशीन आपने खरीदा। ओके, लेट मी शो इट टू यू विद द हेल्प ऑफ एन इमेज सो दैट इट इज बेटर अंडरस्टूड बाय यू। ओके, मतलब क्या है इसका, ओल्ड मशीन था, एक मशीन पहले से था, अभी क्या है आपने एक नया खरीदा। ओके, थोड़ा बंबई या स्टाइल में, एडिशन बोले तो नया खरीदा आप। ओके, सो नाउ यू हैव दो मशीन आपके पास है, तो करना क्या है आपको, डेप्रिसिएशन पे ध्यान देना है। ये कोई गुनाह नहीं है, दो मशीन आपके पास क्यों है, जैसे ही आपकी फैक्ट्री बढ़ेगी, जैसे ही आपका कंपनी बड़ा होगा, यू विल ऑटोमेटिकली कीप ऑन परचेसिंग न्यू एसेट्स, बट ध्यान डेप्रिसिएशन पे रखना है, क्योंकि ओल्ड मशीन का टाइम अलग होता है, न्यू मशीन का टाइम अलग होता है। ओके, सो नाउ लेट मी शो यू द कैलकुलेशन। ओके, you have to be careful about depreciation when you have two machines. Okay, let's get into the maths part of this. मशीनरी 40,000 दिया उन्होंने, इसमें से नया कितना दिया, ओके उस पर ध्यान देना। न्यू इज 10,000, ये ब्रैकेट में दिया है, उसका एक बर्थ डेट भी दिया है, जन्मदिन 1 जनवरी 19 से लेके 31 मार्च 19, सो इट इज 3 मंथ्स। ये मशीन आपने सिर्फ 3 महीने के लिए यूज किया। अभी 40 में से 10 यहां पे आ गया तो 30 बच जाएगा ना, व्हाट इज दैट, दैट इज द ओल्ड मशीनरी, पुराना मशीनरी 30,000। ओके, नया का टाइम 3 महीना, पुराना का पूछना मत, हमेशा 12 मंथ्स, क्योंकि पुराना आपने स्टार्ट से यूज किया है। अभी करना क्या है, यू हैव टू कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन अलग अलग, नया का अलग, पुराना का अलग। सो लेट्स डू दैट। सो ओल्ड का फॉर्मूला अमाउंट इंटू रेट इंटू टाइम, उसका अमाउंट है 10,000, रेट है 10% and time is 3 months. Okay, so after doing the maths you will get 250. Now new का same amount into rate into time, this is how it looks. Amount कितना है 30,000, rate कितना है 10%, rate same है but time अलग अलग हो जाता है। okay, time is 12 upon 12, old हमेशा कोई भी चैप्टर रहने दो, and old asset is for 12 months. After you do the cancellation, your answer for the old machinery will be 3,000. Okay, ये दोनों अलग अलग नहीं लिखना, ऐड करके आपको लिखना है, प्लस करके। So when you add it, your answer
of depreciation on machinery is 3,250. Okay, so students, please remember, when you get this word called as addition, you will not calculate depreciation directly. Absolutely not. During the solution, आगे जाके I will remind that to you. I will show it to you. You have to do. ये थोड़ा तमाशा आपको करना पड़ेगा. वर्किंग नोट के अंदर पूरा सॉल्व कर लेना. ओल्ड न्यू फाइंड इंडिविजुअली अलग अलग डेप्रिसिएशन ढूंढ लो, फिर टोटल करके आपके सोल्यूशन में आप जाइए. After the explanation that you heard, we have to subtract it from furniture 5%. But be careful. What am I trying to show you? What does this cross mark mean? Do not take 5% of 20,000. I have given you a lengthy explanation. Why is that? You have to listen to that explanation once again. अगर आपको समझना है कि यह क्या नहीं करना. I'm just writing here कि you have to follow the explanation. Then फिर जो आंसर आया वहां पर वो हम यहां पर लिखेंगे. 875. Same style for machinery. Minus 10% depreciation, but do not do it on 40,000. Wrong. करोगे तो wrong आएगा. Again you have to follow the explanation. And then in the explanation the answer is 3250. Okay. Any misunderstanding अगर आपको हो गई है, एक्सप्लेनेशन को दोबारा देख लो. यू विल अंडरस्टैंड कि मैंने ये क्यों बोला है. ये दोनों फर्स्ट इफेक्ट है. सेकेंड इफेक्ट कहां पे देते हैं हम? प्रॉफिट एंड लॉस. सो लेट्स राइट. टू डेप्रिसिएशन द फर्स्ट आइटम वाज फर्नीचर 875. Do write it. And the next item was machinery 3250. After doing this, all your adjustments are right now over. So you can go to the steps and step 3 solve adjustment का काम हमारा पूरा हुआ. Students, now we will be starting with step number 4 जो है tally the accounts and the balance sheet. टैली प्रोसेस स्टार्ट करते हैं. उसके पहले कंफर्म कर लीजिए दैट जो प्लस करना था वो प्लस हो गया, जो माइनस करना था वो माइनस हो गया. परचेसेस से स्टार्ट करते हैं. 80,000 minus 1,600 is already done. 78,400. In that unrecorded purchases प्लस करना है. अभी कर लेते हैं. 83,400. Similarly credit side पे sales minus sales return is already done. Now you have to add unrecorded sales. वो अब कर लीजिए. Answer is 162,800. Moving on, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नजर मार लो. डेबिट साइड पे एक्सपोर्ट ड्यूटी में आउटस्टैंडिंग ऐड करना था. 2,000 ऐड करना है. आंसर इज 3,200. बैड डेट का जो फॉर्मूला है उसका पहले 3 400 प्लस 1,000 प्लस 4150 सबट्रैक्ट 500. आंसर आउटसाइड 6,050. डेप्रिसिएशन का एडिशन करना है. कर लो और बाहर आंसर आप लिख दीजिए 4,125. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में देयर इज नो मैथ्स टू बी डन. बैलेंस शीट में देख लीजिए. क्रेडिटर्स में प्लस करना है. 25,000 प्लस 5,000. 30,000 is what you get. Look at your asset side. मशीनरी में सबट्रैक्ट करना है. 40,000 सबट्रैक्ट 3,250. आंसर 36,750. फर्नीचर में भी सबट्रैक्ट करना है. 20,000 माइनस 875. आंसर 19,125. डेटर्स में लंबा स्टोरी था. 80,000 प्लस 4,000. आंसर है 84,000. माइनस 1,000. आंसर है 83,000. माइनस 4150. ओके, एट दिस पॉइंट आउटर कॉलम में आप आंसर लिख लो 78,850. सो बाय डूइंग दिस
inner column numbers have been written in the outer column. Now we can start with our totaling tally procedure. Go to trading account, rough total debit का, rough total credit का. So let's write it. I always show that to you in a yellow colored cell. Debit का rough total 407,400. Credit का rough total 2,02,800. दोनों में क्रेडिट का पलड़ा भारी है तो क्रेडिट का टोटल दोनों साइड ग्रैंड टोटल में आप लिखोगे. सो क्रेडिट में लिख लो 2,02,800 एंड डेबिट में लिख लो. नाउ द डिफरेंस हमेशा की तरह डेबिट में ही आएगा. हाउ मच इज दैट? 95,400. इसको क्या नाम देते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट. उसमें कोई चेंज हमने आज तक लाया नहीं क्योंकि वो चेंज हुआ ही नहीं है. ओके, तो लिख देते हैं ग्रॉस प्रॉफिट कैरीड डाउन. ग्रॉस प्रॉफिट मींस फैक्ट्री का प्रॉफिट. यहां से आप इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड पे, क्रेडिट साइड एकदम खाली है, ये एक ही आइटम आप लिखने वाले हो. बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 95,400. ओके, देन इन दिस पर्टिकुलर अकाउंट टैली आप स्टार्ट करो. डेबिट का टोटल रफ टोटल लिख लो, दैट इज 23,455. क्रेडिट ऑलरेडी सेम ही है बट स्टिल वी फॉलो द प्रोसीजर 95,400. Those of you who know, सर हमको पता है कि ये ऐड करने की जरूरत नहीं है, इसका टोटल सेम होगा, then it's fine, कोई प्रॉब्लम नहीं है. एज पर योर लाइकिंग, एज पर योर अंडरस्टैंडिंग आप ये कर सकते हो. क्रेडिट का पलड़ा भारी है, सो वो आप दोनों साइड पे लिख लो 95,400, 95,400. अभी थोड़ा गाड़ी का स्पीड स्लो कर लो. ओके, समथिंग डिफरेंट विल हैपन. डेबिट में आंसर आने वाला है, उसको कहते हैं 71,945. ये क्या है? नेट प्रॉफिट. किसका नेट प्रॉफिट? पार्टनर्स का. पार्टनर्स का नाम क्या है? स्तुति, आराधना. कितना किसको मिलेगा? हाफ एंड हाफ. नाउ व्हेन यू डू हाफ एंड हाफ, जब आप 71,945 को इनटू हाफ से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लीज ध्यान देना आंसर क्या आता है. तो इफ वी डू इट फॉर स्तुति, द आंसर आफ्टर परफेक्ट कैलकुलेशन, ओके, इसमें कोई 19-20 का पॉसिबिलिटी नहीं है, एकदम परफेक्टली आपको आएगा 35,972.5, मतलब 50 पैसा. ये सेम कैलकुलेशन, प्लीज नोट, मैंने अब तक ये आंसर में लिखा नहीं है, आराधना के लिए भी आपको दिखेगा 35,972.5 एग्जैक्टली, क्योंकि हाफ हाफ था ना, दोनों पार्टनर्स को सेम मिलता है. पर ये जो चैप्टर है फाइनल अकाउंट्स का, उसमें हम डेसिमल आंसर्स नहीं रखते हैं. मैथ्स में आपको पहले पढ़ाया गया है कि अगर आपको डेसिमल में आंसर आता है आप राउंड ऑफ कर सकते हो. आगे जाने के पहले लेट मी वेरी क्लियरली टेल यू, अगर आप स्तुति का जो आंसर है राउंड ऑफ करो तो वो आएगा 35,973, क्योंकि पॉइंट के बाद अगर 5 आता है तो यूनिट्स प्लेस, मतलब 2 rupees विल बिकम 3. अप्लाइंग दैट कॉन्सेप्ट, वो थिंकिंग अगर आप यूज करो तो स्तुति का आंसर भी आएगा 35,973 एंड आराधना का आंसर भी आएगा 35,973. नो प्लीज नोट, अगर यूनिट्स प्लेस पे 3 rupees आएगा दोनों पार्टनर्स के लिए, तो टोटल जो आंसर है वो यूनिट्स प्लेस में 6 rupees हो जाएगा, जो नहीं पॉसिबल है बिकॉज इट इज 71,945. तो क्या हो रहा है, अगर आप दोनों का राउंड ऑफ करो तो 1 रुपया बढ़ जाता है, 1 rupee. अगर आप स्तुति को राउंड ऑफ करो 50 पैसा बढ़ गया, आराधना को राउंड ऑफ करो 50 पैसा बढ़ गया. तो व्हेन यू डू दैट यू इंक्रीज 1 rupee. आंसर में वो पॉसिबल नहीं है. यू हैव टू मेक श्योर कि आप इस तरह डिस्ट्रीब्यूशन करो प्रॉफिट का
कि आंसर आए 71,945। तो सिंपल है, ज्यादा आपको सोचना नहीं है। स्तुति का फर्स्ट पार्टनर है ना, उसका आप राउंड ऑफ कर लो। सो दिस इज हाउ इट लुक्स, राउंड ऑफ 35,973 हमने राउंड ऑफ कर लिया। बट आराधना का राउंड ऑफ मत करना। क्यों? हमारा आराधना के साथ कोई पंगा नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है। इतना ही है, जो पहला आया उसका राउंड ऑफ करा दिया, दूसरे का राउंड ऑफ कराए तो फिर 1 रुपया बढ़ जाएगा। ओके, मिस्टेक हो जाएगी। तो आराधना के लिए डोंट राउंड ऑफ। आई एम शोइंग दैट टू यू, प्लीज एग्जाम में मत लिखना, ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है। सो यहां पे आप 35,972 ही रखिए, डोंट राउंड ऑफ। Therefore, the total of both will be 71,945. So not today, for all the chapters of this year, जिसमें पार्टनरशिप आता है, जब भी इस तरह का प्रॉब्लम होगा तो पहले वाले को राउंड ऑफ करना, दूसरे वाले को राउंड ऑफ मत करना, क्योंकि 1 रुपया उसके वजह से इंक्रीज होता है। ओके, आई होप मैंने विस्तार से, बड़े आराम से आपको समझाया। सम ऑफ यू जो मैथ्स में थोड़े टाइम लेते हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। You can always watch this part once again. Any student, okay, any student can always watch this part and once again and understand कि राउंड ऑफ किसके लिए करना है और किसके लिए नहीं करना। Now let's move on, आगे जाते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बाय नेट प्रॉफिट लेट अस राइट स्तुति 35,973, आराधना 35,972। ओके, अभी डेसिमल का कोई बखेड़ा नहीं है। स्तुति का आप रफ टोटल लिख लो, विच इज डेबिट सिंपल 6,000, क्रेडिट एडिशन करने के बाद 75,973। सेम थिंग फॉर आराधना, 4,000 क्रेडिट 75,972। जो भारी वाला साइड है दोनों साइड पे आप लिख लो। स्तुति के लिए क्रेडिट है, सो 75,973 ऑन बोथ द साइड्स। डिफरेंस डेबिट में आएगा 69,973। वेरी सिमिलर स्टाइल, आराधना का आंसर लिख लो। क्रेडिट इज 75,972, सो इज डेबिट, एंड देन द डिफरेंस 71,972. What is both of these called? Balance carried down, closing balance by टू बैलेंस कैरी डाउन। ये बैलेंस कहां पर जाता है, एक बार आपने ये लिख लिया, ये है डेबिट में, ये जाएगा क्रेडिट में। सो बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज आर क्रेडिट। सो लेट्स राइट दिस, कैपिटल्स स्तुति 69,973, आराधना 71,972 लिख लीजिए। बिफोर आई पुट द टोटल आउटसाइड, जस्ट अ रिमाइंडर, ये सारा डेकोरेशन जो आपको दिख रहा है, ओके, जो प्री रिसीव्ड इनकम है, वर्कर का पैसा, प्लीज नोट ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए था। ऑल ऑफ दीज मार्किंग्स दैट यू सी एग्जामिनेशन में ऑब्वियसली नहीं करना है। टोटल बाहर डाल देते हैं, 1,41,945, and the last thing that we do is to find the total of liability and asset, and yes, it should be the same. Liability का total 2,06,25, asset का total 2,06,25. It is the same. Please do write it. You can look at your steps, in which step 4, tally the accounts and balance sheet, has been achieved by us.